नील की रूह, किस्सा ए मिस्र, भाग 5। रूहों की रिहाई वक्त। 6 महीने बाद जगह काहिरा, मिस्र। वही प्राचीन मंदिर, नील किनारे नील अब भी उसी सुकून और रहस्य से बह रही थी। मंदिर की सीढ़ियों पर वक्त की धूल जमी थी, मगर उसकी दीवारों पर एक नाम अब भी चमकता था, अनाया शर्मा। 6 महीने पहले की घटनाएं अब तक मिस्र की हवाओं में तैरती थीं और अब एक नई दास्तान जागने को थी। डॉ अनाया शर्मा, भारतीय इतिहासकार और पुरातत्वविद, मिस्र की सच्ची रूहानी मोहब्बत की कहानी दुनिया के सामने ला चुकी थी। लेकिन उनके अंदर अब भी एक बेचैनी थी, जैसे कुछ अधूरा छूट गया हो। इस बार वो अकेली नहीं थी। उनके साथ था एक शोध छात्र, आरव चौहान, जो भारतीय पुरानी सभ्यताओं पर काम कर रहा था। दोनों का मकसद था मिस्र के उस रहस्य को उजागर करना जो नील की रूह से भी पुराना था। सूरज ढलने को था। मंदिर की परछाइयों में एक अलग सी खामोशी थी। अनाया ने पुराने नक्शे को फिर से देखा। वही बिंदु, वही रहस्यमय दरारें जो मंदिर के तहखाने तक जाती थीं। यहीं कुछ छुपा है आरव, अनाया ने कहा। नील की रूह की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। यहाँ और भी रूहें हैं और शायद कोई और मोहब्बत। दीवार पर कुछ नया खुदा मिला। एक नाम, सेनसारा। उसके नीचे एक चिन्ह, 2 दिल, एक तलवार से चीरते हुए। अनाया और आरव को एक सीढ़ी मिली, रेत से ढकी हुई, जो नीचे तहखाने की ओर जाती थी। वहां हवा गाढ़ी और भारी थी। एक छोटी सी कब्र थी और पास ही एक पत्थर की शिला, जिस पर मिस्री चित्रलिपि में लिखा था, यहाँ वो राजकुमारी सोई है जिसकी मोहब्बत को गद्दारी कहा गया, और वो पहरेदार जिसकी रूह कभी सजा से मुक्त न हुई। अनाया ने अपने साथ लाई हुई ब्लैक लाइट टॉर्च चलाई। दीवार पर अचानक चित्र उभर आए। उनमें दिखा एक राजकुमारी लाल सुनहरे वस्त्रों में और एक योद्धा जो उसकी सुरक्षा करता है। मगर एक तीसरी आकृति भी थी, एक महिला जिसकी आंखों में नफरत थी। हाइप्रा, अनाया ने फुसफुसाया, सेनसारा की सौतेली मां। आरव को कब्र के पास एक धातु की अंगूठी मिली, जिस पर 2 रूहें अंकित थीं, लेकिन बीच में एक दरार थी। तभी मंदिर में हवा तेज हो गई और एक साया प्रकट हुआ, एक स्त्री की, मगर चेहरा धुंधला। जो मोहब्बत वंश के विरुद्ध हो वो श्राप बनती है, वो बोली। इस मंदिर में जो भी रूहें मोहब्बत करती हैं, उन्हें समय कभी माफ नहीं करता। तुम कौन हो? आरव ने पूछा। मैं वो हूं जिसने मोहब्बत को बांध दिया, हाइप्रा। अनाया को याद आया, उसके नाना जी की डायरी में एक आखिरी पृष्ठ था जो उन्होंने कभी पढ़ा नहीं था। उसी रात होटल में उसने वो पन्ना पढ़ा, जहां 2 रूहें अधूरी रहें, वहां रूहों का ग्रंथ मार्ग दिखा सकता है, लेकिन चेतावनी है, हर मोहब्बत की कीमत होती है। मंदिर में अगली सुबह एक दरवाजा खुला जो कभी पहले नहीं खुला था। उसमें एक कक्ष था जिसमें रेत की घड़ी उल्टी चल रही थी। एक आवाज आई, अगर सेनसारा और हेलियोस की रूहें फिर से मिलें तो मोहब्बत का श्राप टूट सकता है, लेकिन कोई एक देह छोड़ देगा, हमेशा के लिए। अनाया और आरव ने हाथ थामा। वे दोनों ही जानते थे, ये सिर्फ इतिहास नहीं, एक जीवित अफसाना है। अचानक दीवारों से रोशनी फूटी। सेनसारा और हेलियोस की रूहें सामने आईं, मगर अधूरी। अनाया ने वो अंगूठी उठाई और दोनों के बीच रख दी। अगर मोहब्बत वक्त से लड़ सकती है तो उसे रिहाई भी मिलनी चाहिए, उसने कहा। हवा में एक कंपन हुआ, मंदिर की छत कांपी और फिर सब शांत। सेनसारा और हेलियोस ने मुस्कुराकर एक दूसरे की ओर देखा और फिर उनकी रूहें रोशनी में बदल गईं, आकाश की ओर उड़ती हुई। आरव ने धीरे से कहा, क्या अब सब खत्म हो गया? अनाया मुस्कुराई, नहीं, अब शुरू हुआ है। ये मंदिर अब सिर्फ एक स्मारक नहीं, एक प्रतीक बन चुका है, मोहब्बत की रिहाई का। मंदिर की दीवार पर अब 3 नाम थे, जाफिर, लैला, सेनसारा, और एक नई जगह बची थी, शायद किसी और के लिए, शायद किसी नई रूह की दास्तान लिखने के लिए। जारी है डॉ अनाया शर्मा की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही थी। मिस्र से लौटने के बाद उसे न केवल अंतरराष्ट्रीय ख्याति मिली, बल्कि उसके अंदर कुछ टूट भी गया था, या शायद फिर से बन रहा था। हर बार जब वो किसी भी नदी के पास जाती, उसकी आंखों में नील की छाया तैरने लगती। उसने नील की रूह नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें जाफिर और लैला की प्रेम कहानी, खुद उसके अनुभव और वो रहस्यमयी मंदिर का ब्यौरा था। लोग उसे रोमांटिक कल्पना समझते, पर अनाया जानती थी
ये उसकी रूह का सच था, पर कहानी वहीं खत्म नहीं हुई थी। एक शाम जब वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में एक सेमिनार से लौट रही थी, उसे एक खत मिला, बिना पता, बिना प्रेषक के। सिर्फ उस पर सोने की स्याही में एक वाक्य लिखा था, जिस रूह ने वक्त को झुका दिया, अब उसे नियति से लड़ना होगा। साथ में एक छोटी का नक्शा था, सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा का। क्या रूहों की ये दास्तान अब मिस्र से भारत आ गई थी? जगह राजस्थान का रेगिस्तान, पास ही एक पुराना खंडहर वक्त। रात का पहला पहर। अनाया अब एक नई खोज पर थी। वो जानती थी कि ये कोई साधारण नक्शा नहीं, इसमें संकेत थे। जैसे ही वो उस खंडहर में पहुंची, उसे पुरानी मूर्तियों पर कुछ वही चिन्ह दिखे जो उसने मिस्र के मंदिर की दीवारों पर देखे थे। क्या मिस्र और सिंधु घाटी के बीच कोई रूहानी रिश्ता था? तभी हवा में एक पुराना इत्र घुला, वही जो मिस्र में बहता था। एक आवाज आई, धीमी, गूंजती हुई, लैला। अनाया पीछे मुड़ी। वहां कोई नहीं था, मगर जमीन पर नील की एक पतली लकीर उभर आई थी, जैसे रेगिस्तान में कोई नदी बहती हो, और उस पर पैरों के निशान थे। जगह एक प्राचीन गुफा, चित्तौड़गढ़ के पास वक्त। अगली सुबह गुफा के भीतर अंधेरा था, मगर दीवारों पर वही दृश्य उकेरे थे जो जाफिर और लैला की कहानी में थे। लेकिन यहां एक तीसरा चेहरा भी था, एक योद्धा जिसने रूहों को बंधन में रखने की कोशिश की थी। उसके माथे पर एक तिलक था और हाथ में त्रिशूल। क्या ये कोई प्राचीन रक्षक था या रूहों का शत्रु? अनाया ने गुफा की सबसे भीतर वाली दीवार पर हाथ रखा और अचानक पूरा गुफा थरथराने लगा। एक द्वार खुला और सामने एक संगमरमर की समाधि थी। उस पर लिखा था, जहां रूहों की आखिरी परीक्षा होगी, वहीं पुनर्जन्म की अग्नि जलेगी।